गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर के लास्ट टॉपिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में किया गया यानी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी अपनाई गई, उस पॉलिसी का एडवांटेज क्या हुआ। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी ग्रोथ। इस इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाने से हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ जो है 1992 से 2001 के बीच में 6.4% से बढ़ गया और 2016-17 के दौरान हमारे यहाँ जीडीपी जो है 8% तक बढ़ गया। तो काफी अच्छा ग्रोथ हमारे देश में हुआ इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के होने की वजह से। दूसरा जो है हम लोग पढ़े थे कि 91 के टाइम जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी कम हो गया था। मात्र 2 सप्ताह के इंपोर्ट के पेमेंट के इक्वल ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। ये रिजर्व भी काफी बढ़ गया हमारे देश में। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में लिखा गया कि हमारे पास 1991 के दौरान जो है मार्च 1991 में 6 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो मार्च 2017 तक इस पॉलिसी की वजह से बढ़ के 370 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है। यानी इस दौरान 364 बिलियन यूएस डॉलर हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ा है। इसके साथ साथ हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है यानी हमारे देश में बनाए गए सामान भी दूसरे देश में ज्यादा बिके हैं और मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और सॉफ्टवेयर जैसे प्रोडक्ट जो है अब हमारे देश में काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं और इनका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन ये दोनों ही काफी ज्यादा हो गया था हमारे देश में, इसमें भी कमी आई। फिस्कल डेफिसिट जो है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से 8.5% से घट के 3.5% हो गया जीडीपी का, जबकि इन्फ्लेशन रेट जो है 17% से घट के 2.9% हो गया 2017 में। यदि इन्फ्लेशन रेट जो 91 में हमारे देश में 17% तक था वो 2017 में घट के 2.9% पे आ चुका और फिस्कल डेफिसिट जो कि जीडीपी का 8.5% था इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम यानी 91 के टाइम, जो भी हमारे यहाँ घट के 3.5% पे आ चुका है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का बोरोइंग भी काफी कम हुआ है और महंगाई में भी काफी कमी आई है। और आखिरी हम देखते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारी फॉरेन कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे देश में जब आने का मौका मिला, बहुत सारे फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं कंज्यूमर के पास अब अवेलेबल हो चुके हैं। और चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये फर्म्स हमारे देश में अवेलेबल हैं, कंपनियां हमारे देश में अवेलेबल हैं, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से हमारे देश में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो हैं तैयार हो चुकी हैं। इससे कंपटीशन बढ़ा है और कंपटीशन बढ़ने से प्राइस बेनिफिट जो है हमारे यहाँ के कंज्यूमर को मिल रहा है। यानी हमारे देश के कंज्यूमर के पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। और इस तरह से कई सारी कंपनियों को होने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर के कुछ कंपनियों का मोनोपोली था वो मोनोपोली भी समाप्त हो चुका है और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से एक बेनिफिट ये भी मिला कि हमारे यहाँ से मोनोपोली समाप्त हुआ, जिसमें करप्शन में इनएफिशिएंसी, लीकेज, पिलफरेज जैसी समस्याएं थी पब्लिक सेक्टर में, मोनोपोली की वजह से उन सबब को दूर किया जा चुका है या धीरे धीरे हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी का एडवांटेज। अब देखते हैं हम उसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी, जो 1991 पॉलिसी हमारे यहाँ एडॉप्ट किया गया, उस पॉलिसी का एक लंबे समय पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में हम लोगों ने अभी देखा, अब निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहला निगेटिव इम्पैक्ट है कि हमारे देश का जो बैकबोन था सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें हमारे देश का सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जहां टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा 1991-92 में 29% था, वो 2016-17 में घट के 17.4% हो गया। यानी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन कम हो गया। ये इंडिकेट करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन में कमी आई। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से भी एग्रीकल्चर सेक्टर के डिफरेंट इनपुट्स पे जो सब्सिडी प्रोवाइड कराया जा रहा था, उन सब्सिडीज के अमाउंट को भी कम कर दिया गया। कुछ ऐसे इनपुट्स थे जिस पर से सब्सिडी को ही समाप्त कर दिया गया, जिसका एडवर्स इफेक्ट देखने को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे पड़ा।
इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के सेक्टर में होना चाहिए था, जैसे कैनाल्स के डेवलपमेंट पे, डैम्स के डेवलपमेंट पे, या दूसरे और भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, या प्रॉपर मार्केट हुआ किसानों को उनका फसल सही जगह पे सही मूल्य में बेचने के लिए, इन सब में कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से छोटे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। सरकार जो है अपने बजट का काफी कम हिस्सा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट करती थी। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम हुआ और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है हमारे इस 25 सालों में काफी कम हो गया। दूसरी चीज ये देखने को मिला कि जो किसान थे वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे डोमेस्टिक मार्केट की जगह पे, क्योंकि उनके अंदर कमर्शियल क्रॉप्स के फसल पे बेनिफिट दिखने लगा था, तो धीरे धीरे वो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से शिफ्ट कर गए कैश क्रॉप के प्रोडक्शन पे, ताकि एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा अर्न कर सकें। इससे फूड ग्रेन का जो सप्लाई है, उसका प्रोडक्शन है हमारे देश में कम हो गया। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो जाने की वजह से, सप्लाई कम हो जाने की वजह से और लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में फूड ग्रेन के प्राइस बढ़ गए। तो इस तरह से जो है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में कमी आई और उसका प्राइस बढ़ गया। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला। आप अभी भी देखिएगा, कभी भी कोई भी बाहर का सब्जी जो है धीरे काफी महंगा हो चुका है। दाल, दलहन, तिलहन का फसल जो है वो काफी महंगा हो चुका है, क्योंकि इन सब के प्रोडक्शन पे अब खास ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि हमारे जो किसान हैं वो अब कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो डेवलपमेंट हुआ भी, जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हुआ या फॉरेन से जो कंपनियां हमारे देश में आई, वो ज्यादा से ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ अर्बन सेक्टर में ही करती थी। रूरल एरिया में उनका किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं होता था, क्योंकि अर्बन सेक्टर में उनको सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मिलते थे और भारत का रूरल एरिया जो है ज्यादा डेवलप नहीं था, ना ही वहाँ एनर्जी कैपेसिटी था, ना ही पावर जनरेशन का फैसिलिटी था, ना ही ट्रांसपोर्ट की ज्यादा फैसिलिटी थी। इस वजह से ज्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। अगला एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ कहने का मतलब कि हमारे यहाँ ग्रोथ हुआ, जीडीपी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उस प्रोडक्शन के अनुसार जॉब क्रिएट नहीं हुआ। कहने का मतलब कि जो बड़ी कंपनियां आने लगी, फॉरेन कंपनियां हमारे देश में आने लगी, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे भरोसा करने लगी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से उनका प्रोडक्शन जो है अच्छे क्वालिटी में होता था, ज्यादा होता था, एफिशिएंसी उनके अंदर बढ़ जाती थी, यानी कम एफर्ट, टाइम और कॉस्ट में आउटपुट ज्यादा होने लगा। तो इस वजह से जो है वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे उन्होंने भरोसा किया, जिसकी वजह से जीडीपी तो बढ़ा, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन जॉब जो है उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो सका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितना जनरेट होना चाहिए नहीं हो सका। तो इसी को कहा गया जॉबलेस ग्रोथ, यानी हमारे देश में जीडीपी बढ़ा लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ गया। इसके अलावा जो है कल्चरल इरोजन, देखिए हमारा जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर, ये एक अलग, मतलब हर आप 100 किलोमीटर पे जाइए तो एक अलग भाषा जो है, आपको एक अलग पहनावा, एक अलग तरह का लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो भारत जो है कई सारे कल्चर का कंट्री है ना। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि जब एलपीजी पॉलिसी अपनाई गई और विदेशी कंपनियां हमारे देश में आने लगी, तो उनके पॉलिसी की वजह से जो है हमारे देश का एक जनरेशन उनके प्रोडक्ट के प्रति, उनके लाइफ स्टाइल के प्रति जो है अट्रैक्ट होने लगा। हर कोई जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। सब कोई जो है फैमिली और सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। इस तरह से जो है जीवन से ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को देना शुरू कर दिए और अपने यहाँ के कल्चर को इग्नोर करते चले गए। तो इस तरह से जो है इस एलपीजी पॉलिसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारा सोसाइटी का बिहेवियर चेंज हो गया, सोसाइटी का थिंकिंग चेंज हो गया और इस तरह से कल्चरल इरोजन शुरू हो गया। और लास्ट है कि वन साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, लॉप साइडेड यानी वन साइडेड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब कि देखिए जो भी एलपीजी पॉलिसी अपनाया गया, इसका इफेक्ट हमें ज्यादातर सिर्फ सर्विस सेक्टर में ही देखने को मिला,
जो भी फॉरेन कंपनियां हमारे देश में आई, मुख्य रूप से बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर में ही, शिपिंग सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही डेवलपमेंट देखने को मिला। एग्रीकल्चर पे तो कोई खास, लगभग ना के बराबर इफेक्ट पड़ा, और इंडस्ट्री सेक्टर में भी कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला। यानी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इंडिया आज भी नहीं हो सका है। बहुत सारे जो है प्रोडक्शन दूसरे देशों में ही होकर हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो हुआ वो सर्विस सेक्टर में हुआ है। इसलिए कहा गया कि देयर was only one-sided growth process as a result of new economic policy in 1991, है ना। तो इस तरह से हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़े, और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है हम लोग का इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें नवरत्न कंपनियां, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे। वैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉफिट्स प्रोवाइड कराते थे, सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़े सोर्स थे, उनमें से 9 बड़ी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को 1997 में जो है नवरत्न का स्टेटस दिया गया। वो 9 मुख्य कंपनियां थीं: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये जो मुख्य रूप से 9 कंपनियां थीं, इन 9 कंपनियों को 1997 में जो है भारत सरकार ने नवरत्न का स्टेटस दिया, नवरत्न की उपाधि दी, क्योंकि ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़े रेवेन्यू और प्रॉफिट के सोर्स थे। समय बीतने के साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनियां हुई जो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े रेवेन्यू का सोर्स हैं। तो इसलिए समय के साथ साथ नवरत्न कंपनियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, और वर्तमान में जो है 17 नवरत्न कंपनियां हैं, यानी 17 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जिनको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने 2009 में महारत्न के स्टेटस की भी शुरुआत की, और इसमें 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 7 कंपनियां हैं सरकारी जिनको महारत्न का स्टेटस दिया गया है। आपका ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। देखिए ये 5 वही कंपनियां हैं जो नवरत्न में भी थी। कोल इंडिया लिमिटेड एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड CIL और गेल, ये 2 जो है ये महारत्न के स्टेटस में वो कंपनियां हैं जो कि नवरत्न में नहीं है। बाकी आप शुरू के 5 कंपनियों को देखिए, वो ठीक वही कंपनियां हैं जो आपके नवरत्न के स्टेटस में भी आती हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने मिनी रत्न के भी स्टेटस की शुरुआत की है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। ऐसी कंपनियों को सरकार की तरफ से विशेष रूप से सहायता भी दिया जाता है। इसमें लिखा गया है, देखिए, दे आर ऑल्सो गिवन ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी। साथ साथ इन कंपनियों का काम करने के लिए या इनके फंड को अपना जो है रेज करने के लिए, या मैनेजर के पोस्ट के लिए जो भी काम है, या मैनेजरियल फंक्शन का जो भी अथॉरिटी है, उसके लिए इनको फ्रीडम दिया गया है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता। और इसमें वर्तमान में जो है 73 कंपनियां ऐसी हैं जिनको मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है। तो इस तरह से जो है हम लोग नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न के बारे में देखें। नवरत्न की शुरुआत 1997 में हुई, जिसमें 9 कंपनियों को रखा गया था। वर्तमान में उनकी संख्या 17 है। महारत्न 2009 में शुरुआत हुआ था, उसकी संख्या 7 है। और मिनी रत्न में 73 कंपनियां जो हैं वो मिनी रत्न के स्टेटस में आती हैं। आगे देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई, है ना। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट को रिप्लेस करके इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। ठीक है। गैट जो है वो पहले इंटरनेशनल लेवल पे
व्यापार करने के लिए एक संस्थान बनाया गया था 1947 में, जिसका फाउंडर मेंबर भारत था। और डब्ल्यूटीओ से भी जब डब्ल्यूटीओ के थ्रू जब गैट को रिप्लेस किया गया 95 में, तो डब्ल्यूटीओ का भी फाउंडर मेंबर आपका देश इंडिया जो है रहा है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना उरुग्वे राउंड में हुई, जिसमें जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट को रिप्लेस किया गया संस्थान डब्ल्यूटीओ के थ्रू। डब्ल्यूटीओ का मेन फंक्शन क्या है? कह रहा है कि मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, यानी जो भी मल्टीलेटरल यानी कि कई देशों के बीच में जो व्यापार होता है, उस व्यापार को आसान बनाने के लिए जो है एक फोरम के रूप में काम करना। बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल यानी कि दो देशों और कई सारे देशों के बीच के व्यापार को आसान बनाने के लिए काम करना। जो भी दो देशों के बीच व्यापार को लेकर के किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होता है, उनको सॉल्व करना। इसके साथ साथ अलग अलग देशों के जो भी वे विदेशी व्यापार को लेकर के नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों का मॉनिटरिंग करना, जिससे किसी देश का कोई व्यापार जो है प्रभावित ना हो। किसी भी दो देशों के बीच व्यापार में किसी भी तरह का जो टैक्स या कोटा से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स को कम करना, ताकि व्यापार को ईजिली बढ़ावा दिया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी व्यापार होते हैं देशों के बीच में, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो, किसी देश के बीच में किसी भी आधार पे उस भेदभाव को हटाना और सभी देश के बीच में एक समन्वय स्थापित करना व्यापार को लेकर के, इसके लिए जो है काम करता है। साथ साथ अगर इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी तरह के टेक्निकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है या किसी छोटे देश को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सब को तैयार करना, टेक्निकल सहायता प्रदान करना, ट्रेनिंग देना और प्रॉपर स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, ताकि इन व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को जो है बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है। आगे है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भारतीय इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट WTO विल ऑफर ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, ये जब भारत WTO का मेंबर बना तो ये उम्मीद किया गया कि भारत के एक्सपोर्ट में WTO जो है बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करेगा, और इस तरह से अकॉर्डिंगली आवर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। और इस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगा। और जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है हमारे देश में वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम अपने देश का सामान बेचेंगे, दूसरे देश उसको खरीदेंगे, तो वहाँ से पेमेंट आएगा, तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे देश में बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कि our textile and रेडीमेड गारमेंट ट्रेड वाज सब्जेक्ट टू कोटा रेस्ट्रिक्शन। हमारे देश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था या रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री था, व्यापार था, उस पर कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, यानी मैक्सिमम कितना हम सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर दूसरे देशों के थ्रू कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। WTO के प्रोविजन के बाद इस सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। इससे भारत के टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिला, और आज के डेट में हमारे देश का जो है टेक्सटाइल अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में जो है, या रेडीमेड गारमेंट्स हमारे यहाँ के अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस तरह से हमारे देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, और इससे कई सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हुआ। इसके साथ साथ देखिए लिखा गया है कि ड्यू टू एग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। देखिए, हमारे देश से जो गुड्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे, उनके भी एक्सपोर्ट पे जिस तरह का बैरियर था उसको कम कर दिया गया, और हमारे देश के एग्रीकल्चरल गुड्स जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे उस पे वहाँ की सरकार सब्सिडी देती थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन एग्रीकल्चरल गुड्स पे सब्सिडी को कम कर देने से हमारे देश का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया। प्राइस बढ़ जाने से हमारे प्रोड्यूसर को दूसरे देशों से ज़्यादा जो है, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से सब्सिडी हट जाने से डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारे देश के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो है प्राइस वहाँ बढ़ गया,
इससे हमारे एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ बढ़ने से हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसा मिलने लगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि WTO का मेंबर होने से भारत को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में फ़ायदा मिला। पहला फ़ायदा ये मिला कि हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ गया मैक्सिमम प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से जो है फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे देश में बढ़ा। दूसरा, रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे के एक्सपोर्ट पे जो भी कोटा से लिमिटेड बैरियर थे उसको समाप्त किया गया, जिससे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में हमारे यहाँ के रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तीसरा ये हुआ कि हमारे यहाँ से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में जाते थे, इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे वहाँ की डेवलप्ड कंट्री की सरकार ने सब्सिडी कम कर दिया, जिससे प्राइस बढ़ गया और इस प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया। तो ये मेन बेनिफिट्स हुए हमें WTO का मेंबर बनने से लॉन्ग रन में।